फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली यूपीपीसीएस पीटी एग्जामिनेशन के लिए 2025 के लिए बना रही हूँ। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीपीसीएस पीटी में, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से। यहाँ से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कभी 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 15-18 तक भी क्वेश्चन जा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे है जो कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और कुछ इनसे रिलेटेड कभी कभी डेटाज भी पूछे जाते हैं और करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा होगा हमेशा से यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कुछ मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, कुछ सेक्शन सेलेक्ट किए हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने ये पैटर्न देखा होगा यूपीपीसीएस में अक्सर कि वहाँ से बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इस सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से, वो बहुत अप्लाइड होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी भी मॉडरेट में होता है। तो वहाँ से मैंने कुछ लिस्ट तैयार किए हैं। सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि इंडियन इन्वायरमेंटल से जितने रिलेटेड एक्ट्स हैं इंडिया में, वो सारे एक्ट्स देख लेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, जितने एक एयर पॉल्यूशन एक्ट है उसमें जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली जो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ देख लेंगे। बहुत इजी है, इसमें मुश्किल से 10-11 है। उसके बाद आप बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो देख लेंगे। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में आया वो आप देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत मॉडरेट होते हैं, बहुत टफ भी और बहुत ईजी भी नहीं होते। उसके बाद देखते हैं कि हम जैसे पॉल्यूशन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जहाँ पे एक तो आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है। जब से दिल्ली एनसीआर के में जो पराली जलाने से जो भी हो रहा है पॉल्यूशन, नवंबर से जो स्टार्ट हो जाता है, उससे जो ये कंसर्न जो है वो इंडिया भर में पाया जाता है कि यहाँ जो गैसें होती हैं वो कौन कौन से गैसों को इनमें इंक्लूड किया जाता है। 6 गैसेस है जिसमें इनको इंक्लूड किया जाता है, वो आप 6 गैसेस देख लेंगे। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा कर लेंगे। जो भी अप्लाइड चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे रिसेंट में, ठीक है। और पॉल्यूशन से अब वाटर पॉल्यूशन में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से जो जैसे बीओडी पूछा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पूछा जाता है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये जब बढ़ता है अगर तो ये क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन को कैसे वाटर को इफेक्ट करता है, इसका इफेक्ट कैसे होता है वाटर पे, उसकी प्योरिटी पे कैसे होता है, ये मेजरमेंट एक किया जाता है वाटर पॉल्यूशन का, तो इसका कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। ये आप देख लेंगे। ऑक्सीजन डिमांड होने का क्या मतलब है, जब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है तो उसमें क्या असर होता है, एक्वेटिक जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, उन पर क्या असर होता है ऑक्सीजन से रिलेटेड, ये आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वाटर से रिलेटेड, आर्सेनिक कहाँ है, फ्लोराइड कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन कौन से बेल्ट है, गंगा के कौन से बेल्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलता है। वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल के आसपास वहाँ आर्सेनिक बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये आप देख लेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आप पंजाब बेल्ट में चले जाएंगे तो वहाँ कैंसर की जो सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मेन रीज़न जो है वो है वाटर पॉल्यूशन। वहाँ वाटर पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है जितने फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं खेतों में, वो उसके कारण है। बहुत ज़्यादा केमिकल वहाँ यूज़ किया जाता है जिसके कारण वहाँ वाटर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। वाटर से रिलेटेड थोड़ी बहुत और डेटाज देख लेंगे क्या है। और एक और क्वेश्चन ट्रेंडिंग है अभी कि वाटर का जो यूज़ होता है इंडिया में उसका पैटर्न क्या है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाटर का, ठीक है। एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक है, जो उसमें देखें फैक्ट्रीज वगैरह में है जितने हैं वो आप देख लेंगे। तो वहाँ देखने के बाद कुछ और क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, सेक्शन तैयार किए हैं जहाँ से जैसे गंगा एक्शन प्लान से अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप एक बार गंगा एक्शन प्लान से रिलेटेड जो भी कब ये लॉन्च हुआ, इसका पर्पस क्या है, इसके कौन से स्टेज अभी चल रहे हैं और ये कहाँ से कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी है एक्शन वो भी आप देख लेंगे। एक नया ट्रेंडिंग है अभी मरीन इकोसिस्टम से क्वेश्चन आजकल यूपीपीसीएस में पूछा जा रहा है। मरीन इकोसिस्टम का मतलब जो अगर हम समुद्र की बात करें तो वहाँ जो इकोसिस्टम पाया जाता है पूरी समुद्र से
नीचे आप ट्रेंच से लेके ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जो शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उसमें से पहले तो आप देख लेंगे कौन कौन से जोन्स होते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि लाइट पहुँचने की जो स्थिति है, कहाँ कहाँ तक लाइट होती है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, उस जोन को क्या कहते हैं। और उससे रिलेटेड आप अगर आप गूगल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वैसे बता देती हूँ कि क्या क्या होता है कुछ देर बाद। और वहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप मरीन से रिलेटेड देख लेंगे क्वेश्चन। उसके बाद आप फोटो केमिकल स्मॉग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है कि कौन कौन से गैस इसमें रहते हैं, कौन कौन से गैस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, प्राइमरी जो एमिशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये स्मॉग बनता है, ठीक है। तो वहाँ आप देख लेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद आपको पैन देख लेना है, ठीक है, पैन क्या होता है, ये कैसे पॉल्यूटेंट का काम करता है। उसके बाद आप देखने के बाद आप देखेंगे कि रोडवे से भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ तो रोडवे का पोर्ट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाता है तो वहाँ भी मरीन इकोसिस्टम आ जाता है, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में, मन्नार बे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसका एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया था, वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसके बताए गए थे कौन कौन से, ये आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा रीज़न है। तो वहाँ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा रीज़न है और क्या है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ आप देखने के बाद में देखेंगे जैसे सी वाटर जोन है, जो मराइन इकोसिस्टम का पार्ट है, ये बहुत ट्रेंडिंग है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे से। आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा है ये। तो उसमें जो होते हैं लिम्नेटिक जोन होता है, उसके बाद पेलेजिक जोन होता है, लिटरल जोन होता है, प्रोफाउंड जोन होता है, जो जोन होता है। और उसमें देखना ये है कि उस जोन में जो लाइट जाता है वो कहाँ तक जाता है, सबसे बड़ी बात है। लाइट की पहुँच जो होती है वो जोन में होता है, वो कहाँ तक जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। वो ट्रेंच तक किन किन भागों में बटा होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, जितनी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके आप अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक लिम्नेटिक जोन होता है, प्रोफाउंड जोन कहाँ से कहाँ तक होता है। ये देखने के बाद आप कुछ देखेंगे कि एक नया वर्ड है, हालांकि पूछा गया क्वेश्चन है, पीओपी, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये क्या होते हैं? जो पीओपी होते हैं ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, कार्बन रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बट बहुत जल्दी ये डिग्रेडेबल नहीं होते, इनका अपघटन बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली होता है। और ये लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये फूड चेन में चले जाते हैं, और जैसे इक्वेटिक अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद ये मछलियों में जाएंगे, फिर उसको ह्यूमन जब कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन में चले जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में फूड चेन के पार्ट बन जाते हैं। इस तरह ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले जो पॉल्यूशन इनका है, पॉल्यूशन जो फैलाते हैं बॉडी में, जब जाके लॉन्ग टर्म जब परसिस्टेंट करते हैं तो इनके पार्ट बन जाते हैं। इनके जो आप कैरेक्टरिस्टिक पीओपी के, एक बार आप पीओपी के कैरेक्टरिस्टिक दें। दूसरी बात होती है जब वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डीडीटी पूछा जाता है, डीडीटी क्या है, इसका छिड़काव क्यों किया जाता है, ठीक है। ये सब आप देख लेंगे एक बार। पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड को भी आपको एक बार देख ले, जो इम्पॉर्टेंट है। सारे पेस्टिसाइड जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा ही हो जाएगा, तो पेस्टिसाइड को एक बार आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, नोट करके रख लेंगे, ठीक है। कितने डीडीटी है, एल्ड्रीन है, डाई एल्ड्रीन है, जितने हैं, ठीक है, उसको आप देख लेंगे एक बार। अब आते हैं जितने आपको इंटरनेशनल जो कन्वेंशन, दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें ऐसे तो होती हैं, एक कन्वेंशन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जो आप जैसे आप देखेंगे कन्वेंशन जो है ना, वो इंटरनेशनल एक वर्ड है जो लीगली बाइंडिंग, उसका फॉर्मल एक वर्ड है जो लीगली ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बाइंडिंग होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स वो भी फॉर्मल होते हैं, बस लेस बाइंडिंग होते हैं, लेस उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो ये दोनों में करना है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कन्वेंशन का डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है, या फिर आपको प्रोटोकॉल्स का देके पूछा जा सकता है, आपको ही पता है। समिट एक नॉर्मल होती है जिसमें जाते हो सकता है कुछ डिसीजन लिया जाता है, समिट में एनुअल समिट होता है जनरली, जिसमें कुछ डिसीजन लिए जाते, देख लेंगे। फिर आपको एक 2015
2014 में इंडिया ने इनिशिएट लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो अब गुड़गांव में है, गुरुग्राम में। वहाँ आप देख लेंगे उसके प्रोविज़न क्या है, उसके समिट्स जो भी हुए हैं, कौन कौन से देश उससे हटने की उन्होंने डिक्लेयर किया है, कौन कौन से देश उससे बाहर हो रहे हैं, ये सब आप एक बार देख लेंगे। भारत इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, क्या चाहता है भारत, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात करते हैं तो सबसे अच्छा सोर्स हमारे लिए, इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो करीब 200 डेज़ के लिए इंडिया के सनलाइट की डायरेक्ट पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो देखना है कि हमारे क्यों हम इंडिया इतना फोकस, सोलर पैनल में क्या क्या लगता है, उसके जो है सिलिकॉन चिप होता है, उसमें हमारी क्या है। उसके बाद एक रैंकिंग पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो प्रोडक्शन वाइज अगर देखते हैं कि विंड प्रोडक्शन में कौन है, सोलर प्रोडक्शन में कौन है, टाइडल एनर्जी में कौन कौन से हैं। विंड प्रोडक्शन में आपको पता है वो तमिलनाडु नंबर 1। तो ये सारी चीज़ें, ट्रेंड बदलता रहता है, काफ़ी कुछ चेंज होता रहता है, वो देख लेंगे थोड़ा। इस अगर रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात करते हैं तो राजस्थान को थोड़ा अच्छे से देख लेना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा देख लेंगे, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, क्या होता है, थोड़ा उसका केमिकल कंपोजिशन आप देख लेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हम आते हैं एक वर्ड पूछा जाता है मरीन इकोसिस्टम में, लोटिल पारिस्थितिकी तंत्र। लोटिल क्या है, ये मरीन से रिलेटेड है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इन देखने के बाद एक कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आंसर करना थोड़ा इजी भी होता है, जो इंटरनेशनल डेज पूछा जाता है, इंटरनेशनल वाटर डेज कब है, ये वाटर डे से रिलेटेड होता है, सॉइल डे से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं जो यूपीएससी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो होता है 3 चीज़ें हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट। एक जानते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, हमें एक तो मैचिंग पूछा जाता है कौन से नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंटरनेशनल वर्ड है, रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी क्षेत्र को उसके फ्लोरा एंड फौना के सिमिलरिटी के आधार पे। ज़्यादा जो अगर सिमिलर स्पेसिफिक जो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज़ हैं एक बड़े क्षेत्र में जब पाए जाते हैं तो उनको कंजर्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है। और उसके बाद देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, और नेशनल पार्क वो नेशनल कॉन्सेप्ट है, और वो उसका भी सेम पर्पस होता है कि जितने वहाँ के फ्लोरा एंड फौना हैं उनको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक जो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वर्ड है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जोन बनाए जाते हैं। बफर नेशनल पार्क में भी वैसे जोन बनाया जाता है, आप उनके जोन को देखेंगे कौन से एरिया में कौन कौन से एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होता है, कौन कौन सी उनकी छूट मिली होती है, कहाँ कहाँ टूरिज़्म किया जा सकता है, कहाँ रिसर्च सेंटर हो सकता है, रिसर्च किया जा सकता है किस क्षेत्र में। और आपको एक और चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है, एक 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक इन सीटू होता है और एक सीटू होता है। इन सीटू का मतलब है कि जो भी फ्लोरा एंड फौना, ये वर्ड आपको हमेशा मेंस में भी लिखना है, फ्लोरा एंड फौना जितने स्पीसीज हैं उनको अगर उनके नेचुरल हैबिटेट के आसपास या वहीं पे जब उनको कंजर्व किया जाता है, उसके लिए जब एफर्ट किया जाता है कि एरिया बनाया कि नहीं जा सकता है, वो नेचुरल एरिया है, लेकिन जब उनको कंजर्व किया जाता है, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स अपनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो उसको हम इन सीटू कहते हैं। इन सीटू का मतलब जो स्पीसीज जहाँ है फ्लोरा एंड फौना, उनको उन्हीं की जगह पे प्रिजर्व करना, उनको कहीं बाहर नहीं ले जाना है। लेकिन एक उसमें हम आपको जो आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, नेशनल पार्क्स आते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। एक होता है एक सीटू का मतलब है जिनको हम प्रिजर्व करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए हम जब उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाते हैं, जनरली एनिमल स्पीसीज में होता है, तो नहीं एनिमल भी होता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन अगर है तो उसमें क्या है, फ्लोरा एंड फौना की बात होती है, ठीक है, सॉरी फ्लोरा की बात होती है। और जब हम किसी फ्लोरा एंड फौना को उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग जाके उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जू हो गया जैसे ऐसी जगहों पे, तो उसको एक्स सीटू कहते हैं, मतलब उनके हैबिटेट से हटा के अलग एफर्ट लगा के उनको कंजर्व करने की कोशिश किया जाता है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए,
कि एक इंटरनेशनल जितने हमारे कन्वेंशंस हैं और प्रोटोकॉल्स हैं, समिट तो अलग हो गया, और इंटरनेशनल जितने प्रोटोकॉल्स हैं और कन्वेंशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। करीब करीब मुझे लगता है 15, 16, 17, 18 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये शुरू होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन से, ठीक है, 1972। स्टॉकहोम कहाँ है आप देखें एक बार, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन से शुरू होता है। रियो समिट जो 1992 का है, बहुत अर्थ समिट, ठीक है, एजेंडा 21 वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके क्या प्रोविज़न है सबको पता है। एजेंडा यहाँ पे हुआ था रियो डी जेनेरियो में, लेकिन इसके अब जो जैसे ही क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल जब बढ़ता जाता है तो इसके प्रोविज़न पूछे जाते हैं, तो वहाँ आपको तैयार करके रखना है प्रोविज़न, ठीक है। तो जितने कन्वेंशंस है, क्योटो प्रोटोकॉल है, स्टॉकहोम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कुछ कन्वेंशन होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, ये आपको जितने हैं, क्योटो है, जितने हैं, नगोया समिट है, वो देख लेना है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड भी आपको देख लेना है, ठीक है। वो आप जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ से मैचिंग से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल अलग है तो उसके आपके फीचर्स पूछे, क्या क्या है इसमें प्रोविज़न, क्या क्या ये समिट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इसमें रिजोल्यूशन पास हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक रामसर कन्वेंशन है 1971, ईरान, रामसर ईरान में है, एक सिटी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ से इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और रामसर साइट्स का आजकल अभी 4 जो रिसेंट मुझे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, रिसेंट अभी 4 साइट्स को अभी रिकॉग्नाइज किया गया है आइडेंटिफाई करके, और उनको आप देख लेंगे कहाँ कहाँ है। 2 शायद तमिलनाडु में है और एक आंध्र में है, और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेंगे। इनसे क्वेश्चन मैचिंग के पूछे जाएंगे, या ये पूछे जाएंगे स्टेटमेंट में कौन कौन से इसमें सही है, या रिसेंट कौन कौन से हैं, या कौन कौन से इसमें गलत है या नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है रामसर कन्वेंशन में ही है, तो वेटलैंड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। मणिपुर का लोकटक लेक जो है वहाँ से क्वेश्चन आप तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जा चुका है, तो बहुत इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे। ऐसे सिली मिस्टेक्स हालांकि नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कुछ इकोसिस्टम से रिलेटेड जो होता है वो उसके कभी कभी डेफिनेशन बहुत इजी होता है जो पूछा जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, किस फंक्शनल यूनिट को कहते हैं, क्या है, ठीक है। और ये तो वैसे क्वेश्चन होता पूछा नहीं जाता, लेकिन आप एक बार देख लेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जिस वर्ड्स की मैंने एक बार प्रीवियस वीडियो में मैंने एक लिस्ट बताई थी कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या इकोसिस्टम से रिलेटेड, जो भी इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या है, उनसे रिलेटेड जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आपको वर्ड देख लेना है क्या क्या इनका डेफिनेशन है यहाँ से रिलेटेड। ये यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक काम आप ज़रूर करेंगे मेरी तरफ से, कोई भी आप 2 दिन के 1 या 2 दिन, 1 दिन लगेगा आपको इस एफर्ट लगाने में, कि पूरे 6, 7, 8 महीने के मैगज़ीन लेंगे, जिस भी मंथली मैगज़ीन को आप करते हो, और उसका ये सेक्शन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है, और उससे जो करंट अफेयर्स के भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं वो भी उसको कोरिलेट कर लेंगे, और वहाँ से आप लेके एक दिन में आपको लगेगा पूरा आप पढ़ जाएंगे। आपको बहुत, आप ये यकीन मान के चलिएगा, आपको 10 क्वेश्चन कम से कम आपके ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपी पीसीएस के लिए। बिहार में हालांकि ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट यूपी पीसीएस के लिए ये सेक्शन मुझे लगता है सबसे कम एफर्ट करके आप सबसे ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस जो सेक्शन है इसको बहुत अच्छे से कर लें। एक सिनॉप्सिस आपने बना लिया होगा हालांकि, और बनाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो शायद कल अपलोड करूँ, थोड़ी नहीं कर पाई बीच में, तो उसके लिए मैं आपको कुछ फ्लेक्सी प्रोग्राम्स होते हैं, और थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स का आपको ट्रेंड दे दूंगी। एक तो मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें करंट अफेयर्स के ट्रेंड से पूछा जाएगा, हालांकि वैसा ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह में कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ फोकस ज़्यादा होता है। हर अपने स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका हर का अपना ट्रेंड होता है, कहाँ से ज़्यादा वो क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूपी पीसीएस की अगर बात करते हैं तो यहाँ से करंट से जो क्वेश्चन होते हैं वो तो होते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वहाँ सबसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो मुझे स्पेशली लगता था वो होता है मिडाइवल इंडिया से। उसमें ऑथर पूछे जाते हैं
ठीक है, मेडाइवल, वो आपको मैंने आप सोर्स बता दिया था किस सोर्स से आपको करना है, एक लिस्ट बनानी है, वहाँ से मैं फिर आपको एक नई वीडियो में बता दूंगी क्योंकि अब टाइम नहीं है। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन की हो सकता है मैं 500 क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको 500 से मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको एटलीस्ट वहाँ से 500 में से कम आपको अगर 60 to 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप लेकिन मैसेज करते हैं तो। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि शायद अगर कोई नहीं देख रहा है, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर मेरा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। और अगर टाइम पे वो चीज़ें नहीं कोई देख पा रहा है और बाद में भी देख रहा है तो वो यूज़लेस है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है अगर चीज़ें टाइम पे यूटिलाइज नहीं की जाती हैं। तो अगर आप मैसेज कोई भी करता है तो मैं पूरी मैं आपको 500 कोशिश करूँगी, 500 क्वेश्चन की लिस्ट में तुरंत आपको, अगर PDF फॉर्मेट में होता है तो वो मैं अगर कोई जुड़ना चाहे मेरे नंबर से तो वो जुड़ के मुझे अलग से मैसेज कर सकता है, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगी PDF फॉर्मेट में, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स की बताऊंगी कि कहाँ से आपको क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप जब जाएंगे हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में क्वेश्चन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जिन लोगों का वो ऑप्शनल है उनके लिए हो सकता है कभी कभी इजी हो जाए, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। तो हमें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करना है और अभी टाइम है आपके पास, अभी 13 दिन है, ठीक है, 13-14 दिन है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन का भी टाइम है, लेकिन आपको अभी करना है। सेलिब्रेट आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, आप दिवाली सेलिब्रेट कर लीजिएगा। अभी प्लीज़ आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर अभी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि मेन होता है जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और जब क्वेश्चन आप देखते हैं जो आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है, वो असली जो हैप्पीनेस होता है वहीं पे होता है। ये सेलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होने वाला नहीं है, ठीक है, और फाइनल होता है आपके सिलेक्शन का। तो वहाँ पे प्लीज़ आप फोकस्ड रहिए और प्लीज़ जैसे जितना आप लाइक करेंगे मेरे चैनल को, मैं उतनी मोटिवेट होकर आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगी। जिस भी आपको किसी भी स्टेट PCS का अदर, स्पेशली 4-5 स्टेट PCS के लिए मैं ज़्यादा कहती हूँ, UP PCS कहती हूँ, झारखंड के लिए, बिहार के लिए और राजस्थान के लिए, ये चारों मेरे लिए थोड़ी ईजी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मुझे मैसेज करते हैं तो मेरे लिए इजी होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।